अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, आज हमने देखा कि मरियम नवाज़ ने एक बार फिर धुआंधार किस्म की तकरीर की और जहां पर उन्होंने इदारों को ललकारा, अदालतों को ललकारा, वहां ये भी कहा कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो के नारे में है। आखिर क्या वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ नून लीग का जो बयानिया है वो मजीद सख्त होता जा रहा है? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नाजरीन, गुज़श्ता कई दिनों से मुकदमा खेला जा रहा है। हुकूमत ये कह रही है कि इस मुकदमे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम तर वजाहतें देने के बावजूद भी जो अपोजिशन है, बिलखुसूस नून लीग जो है, उसकी तसल्ली नहीं हो रही। तो ये अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी, यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इन्हीं सारे मामलात पर बात करने के मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, और एहतशाम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज जो मरियम नवाज़ साहिबा ने धुआंधार किस्म का एक बार फिर खिताब किया, हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि इस बयानिए में तलखी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। कभी नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठकर खिताब करते हैं, इदारों को ललकारते हैं। आज मरियम नवाज़ साहिबा ने भी कुछ मुख्तलिफ नहीं किया, तो वजह क्या है आप समझते हैं? देखिए, अब इसको न्यू नॉर्मल समझना चाहिए। अब जिस तरीके से PMLN अपना बयानिया, मज़ाहमत का बयानिया लेके आगे जा रही है, उससे तो लगता है कि अब ये इट विल बिकम जिसको कहना चाहिए ऑर्डर ऑफ द डे। ये हमें इसकी आदत होनी चाहिए कि अब वो इस तरह का रवैया उनका होगा। देखिए, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान के साथ, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब कभी आप देख लें कि मैं उनके वालिद साहब को भी जानता हूँ। उन्होंने जो PNA की मूवमेंट चलाई थी, मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने उसको लीड किया था। अब मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस को लीड कर रहे हैं, इस इत्तेहाद को। अब जिस हवाले से मौलाना साहब का मिजाज गर्म हो रहा है, और आपने देखा कि कल तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे एक और बात कह दी कि मैं मज़हब का कार्ड भी इस्तेमाल करूँगा। लोग हैरान हैं, और बार बार उनको कन्फ्रंट किया गया कि ऐसा ना करें। वो कहते हैं मैं करूँगा मज़हब का कार्ड। तो खुल्लम खुल्ला आके कह रहे हैं ना, मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करने से सियासत में बहुत मसाइल पैदा होंगे, और उनको शायद कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास नहीं है। चलें, अभी तो देखते हैं, फ़िलहाल तो कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं। अब सवाल है कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस फजल रहमान के साथ, आज की जो गुफ्तगू है, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे सोनिया मैसेज है कि अब रवैया उनका बड़ा जाराना होगा। अब देखें, ये दो लोग हैं, कहा जाता है नवाज शरीफ साहब वहाँ, बल्कि वो कहते हैं एक नई ट्रॉयका बन गई है। पहले तो ट्रॉयका हमारे ज़माने में बहुत पहले ये कहा जाता था, सदर, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को कहा जाता था। अब वो कहते हैं ये ट्रॉयका जो बन रही है ना, ये नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब, फजल रहमान साहब। देखें किस खूबसूरत तरीके से उन्होंने पीछे कर दिया अपने जरदारी साहब को भी, बिलावल भुट्टो को भी। अभी तलात यही है, मैं अभी देख रहा था, पीछे कर गया, वो खुद ही पीछे हो गए। देखें जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का बयानिया इस तरह का नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे अब कह दिया है, और कि जी हम आपके साथ इस तरह नहीं चलेंगे, इस्तीफ़े नहीं देंगे। और एक इत्तला ये भी अंदर की इत्तला बता रही है सोनिया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अपने लोगों को कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ थोला रखे। देखिए, वो भी डिफरेंसेस क्रिएट कराना चाहते हैं कि ठीक है। और मैंने एक बंदे से आज कंफर्म भी किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ होने जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये लंबे अरसे के लिए नहीं चलेंगे आपस में, 4 महीने का बड़ा अब देखना है कि इत्तेहाद जी आगे कहां तक जाएगा। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब, जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे, आज भी मरियम नवाज साहिबा ने एक धुआंधार किस्म का खिताब किया, अदालतों को एक बार फिर उन्होंने ललकारा है। आप क्या समझते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ ये जो बयानिया सख्त होता जा रहा है, ये जो बयानिए में तलखी आ रही है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, इसकी इब्तदा इस तरह हो गई कि ये 8 महीने से चुप थे, मरियम भी चुप थी। मोहम्मद जुबैर साहब को लॉन्च किया हुआ था, तो तवक्को बहुत थी इनको कि शायद वहां से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान को राजी करके तो कुछ काम करवा दे। लेकिन जब वो भी नहीं हुआ, और फिर उसके बाद ISPR ने भांडा फोड़ दिया, बाहर बात आ गई, तो अब बात यह है कि फिर बचा कुछ नहीं। तो आप जब कश्तियां जला बैठे तो फिर यही कुछ होता है। अब चीज ये है कि मियां साहब खुद तो आ नहीं रहे, और जिस तरह की उन्होंने तकरीर की, वो उनके अपने पार्टी में से बहुत सारे लोग जो हैं वो उस तकरीर को ओन करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ वक्तों पे एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज से आगाह भी किया है कि हम इस चीज के ऊपर तैयार नहीं। बात यह है कि जो मियां साहब का है बयानिया,
वो इंतहाई मशकूक, इंतहाई मैं समझता हूँ काबिल एतराज किस्म का बयानिया है, जो शख्स अखलाकी तौर पे खुद कमजोर हो के झूठ भी बेतहाशा बोले हों और अदालतों में जाली कागजात पेश किए हों, क्रेडिबिलिटी का ये आलम हो कि आप वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं जबकि वोट की इज्जत पामाल आपने खुद की हो। बिल्कुल। आपको वोट दिया गया, आप इज्जत का मुतालबा दूसरों से कर रहे हैं, भाई किस बात का? मुझे तो वोट नहीं दिया। आपको वोट दिया था कि आप पैसे नहीं बनाएंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे, आपको मुल्क की अमानत के तौर पे सौंपा गया। तो वो नेचुरली ये चीज जो है ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे खुल रही है, तो इसमें वो दम नहीं है। ये तकरीर ने पार्टी को बड़ी हद तक तकसीम कर दिया है। बिल्कुल। अब पार्टी में बहुत सारे लोग, अगर आप उनकी तकरीरें सुने तो वो आपको नजर आएगा कि वो उस तरह के बयानात नहीं दे रहे। हुकूमत को तनकीद करते हैं लेकिन उस तरह के बयानात नहीं दे। फिर दो और मैं आपकी तवज्जो जिस तरफ दिलवाना चाहता हूँ वो है एक ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में किया, फिर उन्होंने माजरत कर ली। लेकिन इसी तरह का बयान आपको सुनने में आया होगा कि एतजाज आसन साहब ने PMLN के बारे में। दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में जो राय बता रहे हैं वो दुरुस्त है और होगा एंड पे यही। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी, पहली बात तो ये कि किसी भी मजहबी कार्ड का साथ देने के लिए ना कभी उन्होंने पहले दिया है ना, क्योंकि उनकी फिलॉसफी ये नहीं है। और उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली मौलाना को, लेकिन जनरल साहब मौलाना फजल रहमान साहब ने कल बड़ा ओपनली कह दिया सलीम साफी को इंटरव्यू में, रात वो शाहजेब ने भी इंटरव्यू किया, वो ये कहते हैं कि मैं मजहब का कार्ड इस्तेमाल करूंगा, मेरे खिलाफ सारे कार्ड इस्तेमाल हुए हैं। ये देखें वो किस नहज पे, किस तबाही पे लेके जाना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या तलात है, वो क्या करना चाहते हैं? वो भी आपकी नस्लियों में पले हैं बाय दी वे। बात ये है पले या नहीं, लेकिन एक चीज वादे है, मैं आज दिन तक मैंने मौलाना के मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं सुना। पर इससे आप अंदाजा कर लें कि अगर एक आदमी सिर्फ मुफादात की सियासत करे तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह के मियां साहब ने भी काम किया है वो भी बहुत सारी हदूद क्रॉस कर चुके हैं। तो इन हालात में अवाम ने भी इन चीजों को देखना है। हमारे यहाँ मजहब बड़ा सेंसिटिव है, इसमें आप खत्म नबूवत का नारा लगा दें, कुछ कर दें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या मौलाना इस मुंह के साथ जाके दुनिया को खत्म नबूवत की कहानी सुना सकते हैं? खत्म नबूवत के साथ तो ये पिछला खिलवाड़ इन्होंने किया जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। उस वक्त किधर था मजहब कार्ड, क्यों नहीं ये दीन के लिए उठे? और जो खत्म नबूवत पे शोर मचाया था वो शेख रशीद ने मचाया था, जिसकी वजह से खादिम रिजवी ने आके धरना दिया। बिल्कुल। तो दूसरी साइड भी तैयार बैठी है मौलाना को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए, और मेरा अपना अंदाजा है और वो बेनकाब हो भी रहे हैं जनरल साहब। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से आपने भी बात की कि अब तो वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, दूसरा PDM का भी मामला है, तो आप क्या समझते हैं ये सूरत हाल खुद नून लीग को कहाँ लेकर जाएगी? देखिए नून लीग के लिए तो बहुत से हवालों से उनके अंदर के लोग भी जो बात कर रहे हैं, जो मुफाहमत के साथ साथ मसलियत वाले भी हैं, वो तो समझ रहे हैं कि हमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेके जा रहे हैं, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि 84 MNAs में 60 MNAs जो है ना उनको नैब के नोटिस जा चुके हैं, उनकी करप्शन की कहानियाँ जो है ना एजेंसियों के पास हैं, लिहाजा वो परेशान हैं कि भाई हमें भी मरवाएंगे, आप तो वहाँ बाहर जाके बैठ गए। लेकिन मेरा ख्याल है एक दो चीज़ें हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि मैं बात करता हूँ और फिर जनरल साहब भी कमेंट करें। मुझे लगता है सोनिया कि जिस तरीके से गवर्नमेंट बैकफुट पे गई है, या मैं समझता हूँ कि ये एक थोड़ा बहुत एज मिला है, या कोई अपोजिशन के ख़ास तौर पे मरियम और नवाज साहब के बयानिए को हम देख रहे हैं, कोई पजीराई मिल रही है। उसकी दो वजूहत हैं। पहली तो है कि 2 साल का पीरियड जो हम कहते हैं गुजर गया, 40% गुजर गया। एक तो बार बार सब लोग कहते हैं कि अगर आप इनके साथ सख्ती भी करते, नैब के केसेस भी लेके जाते, लेकिन कारकर्दगी भी दिखाते तो ऐसा नहीं होना था। लेकिन प्रोसेस में अब लोगों ने जो बातें शुरू कर दी हैं ना, कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जनरल साहब के नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर NRO मैं नहीं दूंगा, लेकिन लोग साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि CRO मिला हुआ है, करप्शन रिकन्सिलिएशन ऑर्डर भी अपनी जगह जारी है। तो अभी अगर ये जारी है, पैसे भी लोग बना रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं, कन्विक्शन लोगों की हो नहीं रही, केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचते नहीं हैं, और प्रोसेस में इंप्रेशन ये मिलता है कि जी विक्टिमाइजेशन है, तो आप नहीं जनरल साहब समझते कि इससे हुकूमत का बयानिया कमज़ोर होता है? और फिर दूसरी बात जो बार बार हर आदमी कह रहा है कि काश
आप रिलीफ तो छोड़ें, ये महंगाई के जिनको थोड़ा सा बंद कर देते, जो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, उस फ्रंट पे बिल्कुल हुकूमत नाकाम नज़र आती है। पंजाब में ख़ास तौर पे ढेले का काम नहीं हुआ, और बावजूद सारी बातों के देख रहे हैं कि बुज़दार साहब डटे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिठाया हुआ है, और लोग कहते हैं कि ले 3 साल यही रहा मामला, तो 2023 का इलेक्शन होगा तो PTI की कमी नज़र नहीं आएगी। एग्री करते हैं जनरल साहब आप इससे? ये बात दुरुस्त है कि महंगाई वगैरह जो कुछ भी चीजें बढ़ रही, गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए कोई खास हिकमत अमली नहीं दिखाई। लेकिन इसमें एक और चीज भी आप ध्यान में रखिए, जैसे आपने अभी कहा कि नैब में बड़े केसेस खुलते जा रहे हैं, रोज खुलते हैं और भी शायद खुल जाएं, लेकिन मंतकी अंजाम तक तो एक भी केस नहीं पहुंचा। आपका सबसे बड़ा नारा इनका यही था कि हम इनको जेलों में डालेंगे, पैसे लेके आएंगे, वो आगे चलता नजर नहीं आता। बिल्कुल। वजह उसकी बड़ी सीधी सी, इस मुल्क में जो भी करप्शन के खिलाफ जहाद करने की कोशिश करेगा, पूरा मुल्क उसको नाकाम करने के लिए खड़ा हो। हर जगह पे माफियाज मौजूद, और वो माफियाज जो हैं वो ये नहीं, वो सिर्फ अपने अपने मुफादात के दिफा में, वो बार काउंसिल्स ले लें मुल्क की, वो इंडस्ट्रियलिस्ट ले लें, वो इंपोर्टर्स ले लें, एक्सपोर्टर्स ले लें, ताजरान को पकड़ लें, या इन दफातर में बैठे हुए नैब के ऑफिस ले लें, FBI इसमें FIA ले लें, SCCP ले लें। पिछले 10-12 सालों में इनमें इतने लोग बिठाए गए अपने, जो कि कोई चीज चलने नहीं दें। और फिर करप्ट आदमी के पास पैसा इतना ज्यादा होता है कि वो रियासत के लिए खतरा बन जाता है, रियासत से ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो आदमी अपने पैसे से रियासत के अदारे खरीद सकता हो, तो रियासत को नाकाम करने में उसको देर नहीं लगती, वो पैसा लगा देता है, क्योंकि पैसा तो उसने कमाया इसी तरह है, उससे वो बेदर्दी से खर्च करता है, बेदर्दी से कमाया होता है उसने। तो यहाँ ये सूरत आलम उस स्टेज पे पहुंच गए। अब इसमें जो आखिरी हमारे ताबूत में कील ठोका, वो है हमारे अवाम की बेहिसी। हमने अवाम में से शर्मो हया और जो समझ लें कि थोड़ा एहसास होता है वो निकाल लिया। तो क्या उसके मदर में आपके सामने 2-3 रख देता हूँ जी। हाशी साहब ने अपने केस के मामले में जाली कागजात सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, इतनी ऑनेस्टी देखें कि आप फैब्रिकेटेड कागजात दे रहे हैं, मैं अगर करूं तो मुझे कहा जाएगा फरजाद साहब, उनके लिए अवाम खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अवाम को ये शोर नहीं। शर्जील मेमन बाहर से आया, अरबों रुपए का उसके ऊपर इल्जाम करप्शन का, उसको सोने का ताज पहना के कराची की सड़कों पे फहराया, फूल फेंके गए, और डॉक्टर आसिम को कराची का सदर बना दिया उसकी पीपल्स पार्टी का। जो करना करते रहो भाई। चीफ जस्टिस ने जाके शराब की बोतलें देखी, आपकी आंखों के सामने उनको शहद की बोतलें बना दी है। तो अवाम ये कबूल कर रहे हैं ना, बिल्कुल। आप कैसे ठीक कर लेंगे? इमरान खान ये कौन कर लेगा इसको ठीक? भाई जब आपने बिगाड़ इतना बड़ा पैदा कर दिया है, तो इसके लिए तो कोई जहाद करना होगा, जहाद नहीं है तो फिर ये चीजें इसी तरह चलेगी। बिल्कुल। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये जिस हाल पे हम पहुंचे हुए हैं, तो ये नॉर्मल सिस्टम के थ्रू ठीक होने वाला हाल नहीं है कि इमरान खान कहेगा जी यही अदारे हैं, इनमें केस रेफर होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, फिर अपना उनका कॉन्डक्ट ये है इमरान खान का कि उसकी अपनी सफों में जो बैठे हुए हैं लोग, उनको वो हाथ नहीं डाल रहा, क्योंकि डरते हैं कि भी हमारी हुकूमत गिर जाएगी। बिल्कुल, अपनी सफों में भी हाथ डालना जरूरी है, क्योंकि एहतशाम साहब जिस तरह से ये नारा लेकर आए थे एहतसाब का, तो आप समझते हैं कि इसमें पर भी सवालात उठ रहे हैं। ऑपोजिशन के इस नारे में फिर वजन है ना कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है और गिरफ्तारियां तहरीक रोकने के लिए। देखिए, ये आए दिन सोनिया इस बात होती है, अखबारात में लिखा जाता है, एडिटोरियल बयानात आते हैं कि नैब जो है वो इवन हैंडेड एहतसाब नहीं कर सका। यही वजह है कि पाकिस्तान के आजकल माजरत के साथ एहतसाब और अदालती इंसाफ को जो है ना मशकूक निगाह से लोग देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हंट करने के लिए काश जितना दबाव आया, जनरल साहब भी इस पे बात करें, जनरल साहब भी इस पे बात करें कि क्या वजह है कि जो केसेस थे हुकूमती लोगों पे, क्या मसलियत है कि परवेज़ खटब के ख़िलाफ़ बात नहीं हो रही, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस है, केस है, वो उसको परसू नहीं कर रहे। महमूद खान मौजूदा सिटिंग वो हैं, आज़म सवाती हैं, उसके बाद और लोग भी सब इस हवाले से मौजूद हैं, उनके खिलाफ केसेस जो है ना उनको परसू नहीं किया जा रहा है। ऑपोजिशन पर भी जितने केसेस हैं, कोई केस मुंतकी अंजाम तक पहुंचा नहीं है, जेलों में रहते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। आज चीमा साहब का केस देख लें, साबिक वज़ीर 2 साल के बाद उनको आज सीमा को कहा गया कि जी आपका केस ही नहीं बनता। अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट
जब इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दे कि आप लोगों को तंग करते हैं, आप लिंगर ऑन करते हैं, आप बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन केस आप नहीं बनाते, फिर आप जनरल साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनरल साहब। मैं अर्ज करूं, देखिए बात बड़ी सीधी सी है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे केसेस जो पीटीआई के लोगों पे हैं वो नवाज शरीफ या जरदारी साहब के दौर के हैं। इन्होंने क्यों नहीं एहतसाब किया? अच्छा, अब अगर एहतसाब नहीं किया तो आप सब्र करें और वक्त आने दें, इनका वक्त आएगा तो इनका एहतसाब कर लें। ये बहुत अच्छा होता, ये रियासत मदीना होती है अगर सबका हो रहा होता, इनके हुकूमत में बैठे लोगों का भी होता। लेकिन माजरत के साथ जनरल साहब ये तो कोई बाई नहीं करेगा ना, ये थ्योरी तो कोई आइडिया बाई नहीं करेगा कि भाई ठीक है उन्होंने कायम किए थे और उस वक्त उन्हें परसू करना चाहिए था पीपल्स पार्टी PMLN को, और इन अदर वर्ड तो फिर मैं यही समझूंगा कि पीटीआई के जो केसेस हैं बड़े जेन्युइन हैं उनके लोगों के खिलाफ, इसलिए नहीं कर रहे और आइंदा वाली हुकूमत करे। होना तो चाहिए था, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का अपना स्टैंड है और जो स्टांस उनका हर मसले पे रहा है कि जी चाहे मेरी पार्टी का है। आपको याद होगा वो सेनेट के इलेक्शन में जो लोग हटे थे 20-22 लोगों को उन्होंने निकाल दिए थे अपनी पार्टी के, तो वो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। उन लोगों को कहेंगे जी मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा जो करप्शन में इन्वॉल्व है। मेरा ख्याल है ये टेस्ट तो जनरल साहब उनकी पार्टी के लोगों के लिए भी तो उतना ही अहम है ना जितना बाकियों के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये होता इस तरह तो बहुत अच्छा होता। उसमें तो फिर आप और मैं बैठ के ये बहस में कर रहे हो, लेकिन चूंकि ये नहीं हुआ तो आपके ख्याल में अब बाकी एहतसाब सारी दुनिया का बंद कर दिया जाए? ठीक, जिसका हो रहा है वो मुझे ये बताए कि उसने करप्शन किया या नहीं। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि वो मैं अगर ये कोई गलत काम करूं, मैं कहूं मैंने चोरी की और आप मेरे सामने जजमेंट देने के लिए बैठे हो तो मैं कहूं कि फलां को क्यों नहीं पकड़ा, उसको क्यों नहीं पकड़ा, क्या उससे मेरी चोरी माफ हो जाएगी? तो बात यह है कि जिन के ऊपर केसेस हैं उनका केसेस चलना जरूरी था, इसलिए कि जो 10 साल गुजरे पीपल्स पार्टी के और उसके, उन्होंने तो किसी का भी एहतसाब नहीं किया। उनका तो आप देखें ना, खुली आंखों पकड़े गए। ये अयान अली का किस्सा देख लें, कैसे आपकी आंखों से चुरा के ले गए और वो बेचारे जिस इंस्पेक्टर ने पकड़ा था उसको गोली मार दी। ऐसे भी तो दीदा दिलेरी यहां होती रही है। तो इन चीजों को अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें तो आप कहें जी ठीक है हमें सारा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हमें 50% भी कुछ मिल रहा है इसमें से तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हो रहा है। लेकिन जनरल साहब ये बताएं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू करते हैं और कल भी मरियम ने बात की, आज भी मरियम ने यही बात की कि आसिम बाजवा, जनरल आसिम बाजवा, उनकी करप्शन नहीं नजर आती। अलीमा बाजी जो बहन है उनकी, बिल्कुल ऑपोजिशन तो सवाल ये एहतशाम साहब के अपने लोगों की करप्शन नजर क्यों नहीं आती हुकूमत की, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने कहा, वो बार बार कह रहे हैं। नाज़रीन इस पर जवाब लेंगे जनरल साहब का, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। एहतशाम साहब आप सवाल जी, मैं कह रहा था जनरल साहब देखें जिसकी वजह से हुकूमत को हजीमत उठानी पड़ रही है या कम से कम बैकफुट पे हुकूमत जाती है, जब वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन को आपने भगा दिया, आपने स्पेशल जहाज दे के भेजा, आपने चीनी स्कैंडल, वो कहते हैं 400 अरब रुपये का लोगों को टीका लगा, इस पर आटे की बात होती है। इसी तरह वो अलीमा बाजी जो बहन है इमरान खान साहब की, उनको कहते हैं अनारो आपने दे दिया, और फिर वो बार बार आसिम बाजवा, जनरल आसिम बाजवा के बारे में कहते हैं। साथ ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना खुद ही जिसको कहते हैं इंसाफ करने वाले हो गए, उन्होंने कह दिया भी मैं मुतमईन हूँ तुम्हारी वजाहत से। उन्होंने कहा उसका केस भेजना चाहिए था, या कम अज़ कम आसिम बाजवा साहब को जिस बंदे ने खबर लगाई है उसको सू करते, डेफेमेशन फाइल करते, तो वो ऐसी बात होनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि इन चीज़ों से तक़वियत मिल रही है कि गवर्नमेंट के अंदर लोग, लेकिन ना वो अपनी करप्शन तो आप कह रहे हैं ना डेफिनेटली चलने चाहिए केसेस, लेकिन आप देख रहे हैं 2-4 दफ़ा जो मौका उनको मौजूदा हुकूमत के हवाले से मिला वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी सर। ब्लैकमेल नहीं, अपनी करप्शन पे पर्दापोशी और कोई मसला नहीं। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये नहीं कि करप्शन इनके लोगों ने नहीं की, करप्शन की, जैसे अभी आप परवेज खट्टर की बात कर रहे थे, बिल्कुल उनके मुकदमे चलने चाहिए। लेकिन मैं आज ये समझता हूँ कि हुकूमत में बैठे हुए आदमी के ऊपर अगर आप केस चलाएंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वो छूट जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड वगैरह ये चीजें मैनिपुलेट करना आसान होता है। और मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक तो उसके केसेस चलने चाहिए जब वो हुकूमत से बाहर। आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी हुई है, उनके केसेस बिल्कुल बेनतीजा रहेंगे क्योंकि सारे एविडेंसेस वहां पे हैं। ये एक असूल है, मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें बड़ी बहुत ज्यादा है। अब आप आसिम बाजवा साहब की बात करते हैं, आसिम बाजवा साहब ने अपनी एक वजाहत दी
जो ऑपोजिशन के कहने के मुताबिक वो उनको अपील नहीं करती, या वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत कुछ अभी बताने को है या साबित नहीं है। अब मेरी राय ये है कि हुकूमत कहती है कि हम इनकी एक्सप्लेनेशन से मुतमईन है, बाजवा साहब खुद मुतमईन है, कुछ नहीं हुआ, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जब मियां नवाज शरीफ साहब का पानामा का केस आया था बाहर से, तो ना नैब हिला था, ना हुकूमत हिली थी, किसी ने कुछ नहीं किया था। इमरान खान गया था अदालत, तो ये अदालत में क्यों नहीं चले जाते अगर इनके पास सबूत है और इतना इनको यकीन है कि वाकई उसमें देखें ना। एक तो आप मैं बड़ी मोटी सी आपको एक बात बता अपने तजर्बे की। मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा के सोशल मीडिया पे चला दिया कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन खरीदी है 264 रुपए के हिसाब से, मुझे मौके नहीं, मैंने तो 1 एकड़ भी नहीं दी क्योंकि मेरा ज़राअत से कोई वास्ता ही नहीं है। और आपको एहतशाम से पता है, दोबारा आएंगे एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जरा आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स सामने आए गुज़श्ता रोज़ भी। इससे पहले में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स आए कि मुजरिम लंदन में बैठकर सारे सिस्टम पर हंस रहा होगा, ये शर्मनाक बात है। गुज़श्ता रोज़ भी इश्तिहार के जरिए तलबी का हुक्म जारी किया गया, 30 दिन के अंदर अगर वो नहीं आते तो ज़रा इश्तिहारी, और 30 दिन के अंदर आने वाले भी नहीं, तो अगर वो नहीं आते, इश्तिहारी कहलाए जाते हैं, तो फिर सियासी साख कितनी मुतासिर होगी? देखिए, कुछ चीज़ें तो सियासी तौर पे तो मेरा ख्याल है जिस तरह कुछ मर्जी कहें तो शायद वो लोगों को हज़म हो जाएगी बात और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे या नहीं करेंगे, या कहेंगे जी तबसरा किया जा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि जब आप नैब की हद तक आप क्रिटिसाइज करते हैं तब भी लोग आपकी थ्योरी, आपके आर्गूमेंट को बाई कर लेते हैं। भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी देखें ना, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने वो क्या कहा था नवाज साहब के बारे में। उन्होंने कहा था कि ये आप पार्टी के हेड नहीं रह सकते, ठीक है ना। आप इस तरह की गुफ्तगू जो बाहर, वो तो अब तो बाहर है ना, उनका ये था कि आपका पॉलिटिकल रोल ही कोई नहीं, पार्लिमानी सियासत से आउट है, आपको सजा होगी, आप बात नहीं कर सकते। अभी जिस तरीके से वो एज पार्टी हेड के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो भी लोग कहते हैं, कहने वाले हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह बात की है, फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी आप देख लें जिस तरह की बातें सामने आई हैं, बड़ा वाज़े तौर पे जितना टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दिया, वो बार बार कहते हैं जी 8 हफ्तों के लिए गए थे, फिर क्या हुआ, वापस नहीं आए। अब ये जो प्रोसेस चल पड़ा है, ये लीगल प्रोसेस है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप इतने पीरियड के अंदर वापस नहीं आते तो यू विल बी डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर, आप मफरूर डिक्लेयर किया जाएं। अब इस बात पे अगर मरियम साहबा को गुस्सा आता है तो माजरत के साथ फिर तो आप किसी पे भी एतमाद करने के लिए आप अपने जो अदालती निज़ाम है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है। अब फिर दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि इसी दौर में जब लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनके हक में फैसले आते हैं तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है सियासत को और ये अदलिया को, हमारी अदलिया जो है 2009 के बाद की डिफरेंट अदलिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अदालतें आज़ादाना फैसले करती हैं, सुपीरियर कोर्ट, लिहाजा उनकी बात सुनी जाए, मानी जाए, बजाय इसके कि आप सियासत की आड़ लेके उन पर भी तनकीद करें। अच्छा जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो मामला है मुकदमे का, हम देख रहे हैं कि ये मुकदमा तो दर्द सर बना हुआ है हुकूमत के लिए। हुकूमती वुज़रा तमाम तर वजाहतों के बावजूद नाकाम हो गए हैं बावर कराने के लिए कि ये मुकदमा हमने नहीं किया, तो ये अपोजिशन की तसल्ली क्यों नहीं हो रही? देखिए, अपोजिशन इस मामले में ठीक है, उनका चांस दुरुस्त है। वो ये है कि एक इस तरह का बगावत का मुकदमा आप पकड़ के पूरी पार्टी पे डाल दें, तकरीर एक आदमी ने की है या किसी एक आदमी का कोई मसला होगा, वो भी अगर करना चाहिए तो हुकूमत की मुद्दई में होना चाहिए था। आप एक प्राइवेट सिटीजन के लेके यूज करने, तो वो अगर वो FIR इसका दर्ज हो जाए तो मशकूक हो जाएगी। लाजमी बात है कि लोग बातें करेंगे कि इसको लाजमन हुकूमत की बैकिंग हासिल थी, तो ये इनको करना ही नहीं चाहिए था। बात यह है कि गद्दारी का भी फैसला अदालत ने करना है। आप कह सकते हैं कि जी हमारे वादी नजर हमें लगता है कि इस शख्स ने ये एक, तो देखना ये भी तो हो सकता है कि मियां साहब ने जो बयान दिए हैं वो उनकी एक कोताही ना समझी की बुनियाद पर भी। बाद औक़ात आदमी कानूनी पहलू नहीं देखता और गुस्से में उसमें कुछ जज्बात में बात किया जाता है, वो सारी चीजें हैं। गो कि मैं मियां साहब के बारे में थोड़ी मुस्लिम राय रखता हूँ, उसकी वजह यह है कि ये लगातार इस तरह के काम करते हैं, तो इस वजह से वो शक पड़ता है कि भी इनकी कोई अपनी सोच में फर्क है या कुछ और है। लेकिन फिर भी गद्दारी का लेबल एक ऐसी चीज है जो कि लगाते हुए इंसान को खुद अपने तौर पे फैसला नहीं करना चाहिए। इसमें जनरल साहब दो चीजें हुई हैं, उस दो चीजों पे कमेंट कीजिएगा। एक तो ये है कि अब ये बात खुल के सामने आ गई है तकरीबन कि ये 2 बज के रात को 35 मिनट पे जो मुकदमा कायम किया गया, इसमें IG पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, CCOP भी इसमें शामिल है, और ऐसा नहीं है कि जनाब एक SHO के कहने पे मुकदमा हो गया। एक
दूसरा ये बताइएगा कि जब अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि लातल्लुकी का आपने इजहार कर दिया, फिर उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में ये मामला क्यों चलता है? 4 लोग कहते हैं जी ठीक है ये गलत किया गया, 3 लोग कहते हैं जी बिल्कुल सही किया गया, ये भी आपने नाम भी आपने देख लिए। तो लोग ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर का अपना स्टैंड और अपना अकल और शऊर किधर है कि जब वो कहते हैं लातल्लुकी का आप इजहार करते हैं उसके बाद केस को वापस कर लें। आप कैबिनेट में क्यों उसको लेके जाते हैं? लोग कहते हैं कि जी नहीं, ये जो आईजी और सीसीओपी है इनको डायरेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर ने। फिर लोग कहते हैं जी इस बात में कोई वजन भी लगता है। क्या कहेंगे जी? मेरा ख्याल है ये जो FIR थी उसको तो वापस कर लेना चाहिए था। जब प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा कहा, लातल्लुकी का कहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसको वापस, लेकिन तहकीकात का वो हक रखते थे, तहकीकात करते रहे। FIR वापस हो जानी चाहिए थी ताकि मुकदमा ना हो। लेकिन अगर तहकीकात के नतीजे पे कल आपको ये फैसला आप कर सकें कि वाकई एक शख्स का कॉन्डक्ट ये रहा है और इस पे मुकदमा बनता है, तो फिर और बात है, फिर आप उसको मुकदमे की शक्ल में लेके जाए अदालत में। और कश्मीर काज को भी जनरल साहब लोग कहते हैं बड़ा नुकसान हुआ, हिंदुस्तान का मीडिया इतना इसको उछाल रहा है कि 3 जर्नैल भी इसमें शामिल हो गए हैं और जनाब आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना वो भी गद्दारी में आ गया है। वो तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का केस ही ख़त्म हो गया कश्मीर पे। तो ये आप नहीं समझते ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है? बिल्कुल ये बड़ा सेटबैक है। सियासत अपनी जगह, लेकिन हुब्बल के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए। इस पर जनरल साहब का कमेंट लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले एहतशाम साहब का सवाल तो आपने सुना, अब आप क्या समझते हैं इस सारे मामले को हुकूमत डिफ्यूज कैसे करे ताकि मजीद जो सियासी साख है गवर्नमेंट की उससे नुकसान ना हो? देखिए ये जो अमल इन्होंने किया है वो बुनियादी तौर पे तैयार है, वो जिसने मसला पैदा किया और वो गलत है। मेरा ख्याल है कि इसको डिफ्यूज क्या करना, ये सही खत्म करना चाहिए था, और वो ये कि FIR को आप विड्रॉ कर, FIR जो भी कानूनी तरीका जिस तरह भी की जा सकती है FIR विड्रॉ करें। क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इनके लिए डिफिकल्ट को बनेगी। जैसे अभी एहतशाम साहब आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे, 3 जनरलों की बात कर रहे थे और सारे लोग, ये इन्हीं के लिए मसाइल पैदा करेंगे। जहां तक सिचुएशन का ताल्लुक है वो डिफ्यूज उस तरह नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा कि ऑपोजिशन जो है वो एक और रास्ते पे चली गई है, वो कन्फ्रंटेशन के रास्ते पे चली। वो कि मुझे पूरा पता है कि कन्फ्रंटेशन अल्टीमेटली होगी नहीं, उससे पहले ये अपना अपना रास्ता ले लेंगे। लेकिन बहादुर एक चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ऑपोजिशन अच्छी है बुरी है ये हमारे निजाम का हिस्सा है। अगर आपने मुल्क का निजाम चलाना है तो ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी हुकूमत की जिम्मेदारी। ठीक है, अगर मुल्क का निजाम चलाना है बेहतर तरीके से तो फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन का जो सिलसिला है वो जारी रखना चाहिए। ठीक है, PDM पर आते हैं जनरल साहब। ऑपोजिशन की अब तक की जो स्ट्रैटेजी रही है अगेंस्ट गवर्नमेंट, आप इन्हें अगले 2 महीने में कामयाब होता देख रहे हैं या फिर आप समझते हैं कि आगे चलकर कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा? देखिए ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ करेंगे। देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर मकसद आपका है कि इस हुकूमत से जान छुड़ानी है तो उसके लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। ऑपोजिशन सारी अगर इकट्ठी हो जाए तो वोट इतने ज्यादा इनके, ये चाहें आज इस्तीफे दें कल हुकूमत खत्म हो जाए, कोई जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं, अगले इलेक्शन आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसा है नहीं। पीपल्स पार्टी खुद बैठी है सिंध में, उनके केसेस है, मुकदमे, उनके लिए 3 साल बड़े अहम हैं। जी सब आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे, कुछ आवाज़ आपकी सही तरह से नहीं हम सुन पा रहे। एहतशाम साहब ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी, अगले दो महीने में आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? देखिए पहले तो जनरल साहब से जो आप पूछ रही थी इस्तीफ़ों की बात, तो 126 दिन के धरने के बाद PTI ने भी इस्तीफ़े दिए थे, बहुत दबाव डाला गया और वो इस्तीफ़े स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब के पास पहुँच भी गए और बड़ा अरसा पड़े रहे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किए और वो वापस भी हो गए। देखें इस्तीफ़ा देना कोई इतना आसान काम नहीं है। अब जो बंदा इतना पैसा लगाने के बाद, देखें ना, आप यूँ ही ले लें कि मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे तो MNA हैं ना, उनको ही कह देना पहले रिज़ाइन कर दें भाई। जिस पार्टी को, जिस असेंबली को आप कहते हैं गैर कानूनी है, इलीगल है, ठीक है ना, धांधली से आई है, आप उसमें क्यों बैठे हुए हैं? फिर यह है कि जहाँ पे आप जीते हैं वहाँ पे इलेक्शन ठीक हुआ है। अभी बेशुमार जगहों पे हमने देखा PTI के लोग भी हारे हैं। अब फिर सिंध में जो इलेक्शन हुआ है
वो ठीक है। अब 2013 का इलेक्शन थ्रू आउट जरदारी साहब कहते रहे जी एंड ये तो आरओस का इलेक्शन था, ठीक है। वैसे तो सारे 10 इलेक्शन 70 के बाद जो हुए हैं, 70 वाला मिला के सब में ही एक दूसरे को कहा गया कि जी हारने वाले ने कभी नहीं माना कि जी मैं हार गया हूँ, और जीतने वाले के बारे में मुख्तलिफ बातें होती रहीं। देखिए अब दो चीज़ें बड़ी अहम है। पहली तो बात यह है कि देखने वाली बात यह है कि जो आप डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, तनाव आप देख रहे हैं, दो चीज़ों की वजह से हो रहा है। एक तो केसेस का दबाव है, केस मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंच रहे। फिर सेनेट के इलेक्शन की बात आ रही है, उनका बहुत ज़्यादा उनके लोगों से बात करें, वो कहते हैं मार्च अगर गुजर गया तो फिर ये 3 साल गुजार देंगे, ठीक है ना। फिर इनके लिए हर काम आसान हो जाएगा, हर तरह की बिल लेजिस्लेशन पास करवाना आसान हो जाएगा, उसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है सोनिया कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाना ठीक नहीं है। ये देखें, सियासत में मुकालमा होता है, सियासत में गिव एंड टेक होता है, सियासत में आप बात कर रहे होते हैं, और बार बार यही सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में उठाया जा रहा है कि उन्हें एंगेज करना चाहिए, वो खुद नहीं तो उनके लोगों को करना चाहिए। अभी फेटफ के मामले में एंगेज किया, मामला बेहतर हो गए थे। फिर वो नैब का मामला इतना वो कंट्रोवर्शियल हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये तो बातचीत के जरिए मामला ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हुकूमत जो है, जिसको कहते हैं वो रिसीविंग एंड पे होती है, उसको कुछ देना होता है। अगर वो कहे कि हमने नहीं देना तो मेरा ख्याल है मामला ख़राब होते हैं। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से एहतशाम साहब भी कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल को ठंडा करने के लिए हुकूमत को लचक का मुजाहिरा करना चाहिए। अब जिस तरह से ओपोजिशन बार बार ये कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, बड़ी तादाद में लोगों को सड़कों पर लाएंगे, तो ज़ाहिर है इससे सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, तो मुआशी अदम इस्तेहकाम भी होगा। लेकिन हुकूमत इस सारे मामले में खासी कॉन्फिडेंट लग रही है, तो ये कॉन्फिडेंस सही है या वाकई कोई प्रेशर है गवर्नमेंट पर? देखिए मैं ये नहीं कह सकता, पता नहीं हुकूमत को क्यों कॉन्फिडेंस है। हो सकता है अंदर से कुछ लोग इनके मिले भी हों, जो कि अमूमन होता है कि ये इनके साथ बैठते हैं तो सारे सीरियस तो नहीं होते, इनके साथ सिंसियर नहीं होते, तो हो सकता है ये इशू भी हो। लेकिन एक चीज जो और हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि ये मामला डिफ्यूज या ख़त्म मुकम्मल तौर पे तभी होता है जब हम तस्लीम कर लें कि करप्शन कोई मसला नहीं है इस मुल्क का, इसको चलता रहना चाहिए इसी तरह, हर किसी का राइट है वो खाए पिए लूटे जो जी चाहे करे, और फिर उसके बाद उससे पूछा भी ना जाए, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ सारे मामला नॉर्मल हो जाए। अब ये फैसला कौम का है, आप लोगों ने देखना है सबने कि क्या ये किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो ठीक है। हमें मुल्क का इस वक्त जो जरूरत है, हम कह रहे हैं कि जी हमें मुल्क में इंतशार नहीं चाहिए, लेकिन इंतशार है इसी वजह से कि आप करप्शन को पूछ रहे हैं। वो के सजा तो नहीं किसी को हो गई ना होगी, लेकिन बाहर सूरत लोगों को तंगी तो है ना। तो अगर आप ये पूछना छोड़ दें, और ये हुकूमत ने कंप्रोमाइज किए भी हैं, ये नहीं कि नहीं किए। इंडस्ट्रियलिस्ट का कह दिया कि जनाब आप इंडस्ट्री में लगाएं, काम करें, आपके केसेस नैब नहीं लेके जाएगा, आपको एफबीआर बुलाया करेगा। एफबीआर में उनको पता है कोई मसला नहीं, पैसे दो काम हो गया। इसी तरह ताजरों का भी इन्होंने कह दिया, ब्यूरोक्रेट्स का भी कह दिया कि कोई नैब में नहीं जाएगा, तो आपने आधी कौम को तो वैसे फारिग कर दिया, इनको भी कर दें, तो मामला आपका हल हो गया। फिर और क्या चाहिए। लेकिन जनरल साहब, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी बात होगी और इसके करनी पड़ेगी इस हवाले से कुछ ना कुछ, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इसको कहीं ना कहीं तो जल्दी करे केसेस को। आपने देखा 120 अदालतों की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की, तकरीबन 1300 केसेस हैं जिनको परसू करना है, और 10,500 बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अभी जब तक आप इसको नहीं लेके जाएंगे और लोग जमानतों पे जाके सुप्रीम कोर्ट से जब छूटेंगे, फिर लोग तो कहेंगे कि ना देखें जी आपके केस में जान नहीं थी। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, सिस्टम जो है वो इस तरह का है कि वो आप यूं कह लीजिए कि सिस्टम का एक नेक्सस है करप्ट आदमी के साथ। एक तो खैर पैसा चल ही रहा है, दूसरी बात यह है कि आपने लोग बैठाए हुए हैं जो नीचे लेवल पे इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी में छोड़ते हैं छोटे मोटे लूप होल्स, वो दूसरी साइड को बता दिए जाते हैं कि मुकदमे में आपने ये एक्सपर्ट करना। नारा बहुत लगाया जाता है कि जी बड़ा मजबूत केस, उधर जाके पता चलता है कि जी ये लूप होल्स है। फिर एक कमजोर सा रेफरेंस भी होता है, फिर एक गूंगा वकील होता है जो जाके वहां बोलता नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस तो आपके सामने है। असल जो इसमें तकलीफ में है, असल जो बर्बादी फिर रही है, वो इस मुल्क की और इस कौम की है। बाकी तो सारे राजी हैं। ये जितने मुकदमा चल रहे हैं ये तकलीफ में जरूर हैं, लेकिन इनमें से एक में भी सजा नहीं होगी। अब मैं पिछले मुकदमे की कहानी सुनाता हूँ जो आपको याद ठीक है जनरल साहब, अब ये कह रहे हैं कि अगर सजा नहीं होती तो असल नुकसान इस मुल्क का है, इस कौम का है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशामुल हक साहब भी थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।